हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट टॉपिक नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, टॉपिक नंबर 6। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसमें देखते क्या है। सबसे पहले द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। यूनिफिकेशन हो गया है, नेशन फॉर्म हो गया, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, इटली का यूनिफिकेशन हो गया, सब हो गया है। अब बाल्कन एरिया के लिए, बाल्कन एरिया कहाँ है? बाल्कन एरिया यूरोप के ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया में पड़ता है। पूरा बाल्कन कंट्रीज है, उसमें कौन कौन आता है? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर वाला, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। ये इनके जो इनहेबिटेंट हैं उनको स्लाव्स बोला जाता था। तो ये हो गया। तो ये बाल्कन कंट्रीज है। दीज 10 आर बाल्कन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 कंट्रीज हैं दे आर कॉल्ड बाल्कन कंट्री। इन विच कॉन्टिनेंट? यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यूरोप कॉन्टिनेंट की ये बाल्कन कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये सारा जो एरिया था वो लगभग पूरा एरिया वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में? ऑटोमन एम्पायर के था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी आप जान चुके हो। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुस्लिम एम्पायर था और इन कंट्रीज़ को सपोर्ट था क्रिश्चियन का। तो ये सारी चीज़ें रिलीजियस बेस पे भी एक सपोर्ट था पूरे यूरोप का बाल्कन कंट्रीज़ को। तो क्या हुआ कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो इस बाल्कन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ और वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखे थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो ये सारी कंट्रीज़ वन बाय वन आगे चल करके क्या हुई? इंडिपेंडेंट हो गई। और किससे? ऑटोमन एम्पायर से। उसके बाद बाल्कन रीजन को इंडिपेंडेंस तो मिल गई, आज़ाद तो हो गया ऑटोमन एम्पायर से धीरे धीरे। बट क्या हुआ कि छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, 10 कंट्रीज़ थी, ये खुद में ही एक दूसरे से जलन इनको होने लगी। द बाल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एट ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी। हमें ज़्यादा मिल जाए, छोटा छोटा कंट्री है, थोड़ा सा हमें मिल जाए, थोड़ा हमें मिल जाए, सब इसी में दिमाग लगाने लगे। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर, मतलब कि बस मैं ताकतवर रहूँ। उस बाल्कन कंट्रीज़ में जो 10 कंट्रीज़ थी वो अपने में ही जेलस फील करने लगे और कंपटीशन करने लगे। इसका फ़ायदा जो है कि पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज़ ने उठाया। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनी एज वेल एज नवल एंड मिलिट्री माइट। तो क्या हुआ था कि जो यूरोपियन पावर है, अब जैसे यूरोपियन पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तो ये तो अब खुद ही वर्चस्व डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रहे, इंपेरियलिज्म की लड़ाई लड़ रहे। नेशनलिज्म का मतलब आप पूरे चैप्टर में, इंपेरियलिज्म का मतलब अपना एम्पायर बना। उनको एक एरिया दिख गया, कौन सा एरिया? बाल्कन एरिया, जिसमें छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अब वहाँ पे क्या करने लगे? ये अपना अपना जो है कि कंट्रीज को सपोर्ट करने लगे। किस पे? कि बाल्कन में कौन ज़्यादा पावरफुल है। ये इस तरह की लड़ाई होने लगी। तो ड्यूरिंग, इसीलिए लिखा हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये तो पावरफुल यूरोपियन पावर लड़ ही रही है। अब उनका नज़र चला गया बाल्कन कंट्रीज़ पे। तो रशिया, ये पावरफुल यूरोपियन पावर, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस यहाँ पर नहीं है, was keen on countering the hold of the power over Balkan and extending its own control over the area। तो इनकी नज़र कहाँ पड़ गई? बाल्कन कंट्रीज़ पे पड़ गई कि हमारे पास ज़्यादा बाल्कन कंट्री का एरिया है, हमारे पास ज़्यादा है। ये वर्चस्व की, डोमिनेंस की जो है कि लड़ाई हो गई। तो अब इसी डोमिनेंस की लड़ाई में क्या हो गया? दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 में क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। इसी कारण पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज और बाल्कन कंट्रीज। तो बाल्कन कंट्रीज आपस में ही जेलस फील करने लगी। इनको मौका मिल गया वहाँ पे जाने का, क्योंकि वो पहले से ही बटे हुए हैं, एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। और वहाँ पे वो जाकर के वर्चस्व की लड़ाई की, मुझे मेरा इस कंट्री पे क्या बोलते हैं कि
डोमिनेंस है, मेरा इस कंट्री पे डोमिनेंस है, इस तरह करने में क्या हो गया कि ये खुद ही जो पावरफुल कंट्रीज थी, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनमें क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ड्यू टू बाल्कन कंट्रीज। नाउ नेशनलिज्म अब किससे अलाइन हो गया, इम्पेरियलिज्म से। पहले तो अपना नेशन बनाया, जर्मनी ने अपना बना लिया, इटली ने बना लिया, ब्रिटेन का आपने स्ट्रेंच केस देखा, तो वो तो था नेशनलिज्म, अपना नेशन स्टेट फॉर्म करना, ये कोर है नेशनलिज्म का। बट वो किससे जुड़ गया, इम्पेरियलिज्म से जुड़ गया। किससे जुड़ गया, इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद से। अपना जो है कि कॉलोनी बनाओ जा करके, अपने आप को दिखाओ कि वर्ल्ड में हमारे पास इतनी कॉलोनी है, इतना एरिया है, इतने ताकतवर हैं हम। तो इसने क्या किया, 1914 में यूरोप को डिजास्टर में ढकेल दिया। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया 1914 में, ड्यू टू क्या, नेशनलिज्म जब अलाइन हो गया किसके लिए, किसके साथ, इम्पेरियलिज्म के। टॉपिक का भी नाम यही है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो many countries in the world which has been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination। अब क्या हुआ, एक और नेशनलिस्ट फीलिंग आई, किसमें, उन कंट्रीज में जो यूरोपियन पावर्स की गुलाम थी उनके में, कि अब हमें इनसे फ्री होना है। तो एक तो नेशनलिज्म ये था, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, अपने आप को नेशन बनाया। दूसरा, उससे इम्पेरियलिज्म जब अटैच हो गया तो बाल्कन कंट्रीज को पाने के लिए पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज लड़ गई। थर्ड, जब बात करते हैं तो क्या करते हैं कि जो कॉलोनाइज कंट्री थी वहाँ पे भी ये आइडिया स्प्रेड हुआ नेशनलिज्म, और क्या हुआ कि वो अपोज करने लगे किसका, जो पावर वहाँ पे रूल कर रही थी। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसका अपोज करने लगे, इंडियंस। रेवोल्यूशन होने लगा, रेवोल्यूशनरीज तैयार होने लगे, वो किसको अपोज करने लगे, ब्रिटिश का अपोज करने लगे। तो इसी तरह पूरे वर्ल्ड में जो है कि ये यूरोपियन पावर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में, इन सब जगहों पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर इन द 19th सेंचुरी बिगन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन। इम्पेरियल डोमिनेशन वही पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेशन अपोज करने लगे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। तो इसको बोला गया एंटी इम्पेरियल मूवमेंट। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो ये जो नेशनलिस्ट लोग हैं ये भी तो नेशन स्टेट ही बनाना चाह रहे हैं, ये भी तो चाह रहे हैं कि भाई आप जहाँ से आए वहाँ जाइए और हमें अपना एक सॉवरेन कंट्री बनाने दीजिए। तो ये भी तो वही करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक नेशनलिस्ट फीलिंग थी, किसके खिलाफ, यूरोपियन पावर्स के खिलाफ, जो कॉलोनाइज किए हुए थे, अलग अलग जगह पर जा कर के डिफरेंट कंट्रीज रूल कर रही थी। उसमें जैसे कि ब्रिटेन रूल कर रहे, कहीं फ्रांस रूल कर रहा है, कहीं जर्मनी रूल कर रहा है, कहीं डच रूल कर रहे हैं, कहीं डेनिश रूल कर रहे हैं, कहीं पोर्तुगीज़ रूल कर रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट में जो लड़ाई शुरू हुई वो भी नेशनलिज्म ही थी, और उसमें भी क्या वो लोग चाहते थे, अपने सॉवरेन नेशन स्टेट को बनाना चाहते थे जहां वो रूल कर रहे हैं। तो यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। तो ओन स्पेसिफिक वैरायटी हो गई। पहला तो नेशनलिस्ट फीलिंग अपनी यूरोपियन पावर्स के लिए ही, खुद को ही नेशन स्टेट बनाना। सेकंड, उसके साथ इम्पेरियलिज्म अटैच हो गया, डोमिनेशन की लड़ाई हो गई, पूरे वर्ल्ड में जाकर के क्या करने लगे, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए एरियाज को जीतने लगे, टेरिटरी को कन्वर्ट करने लगे। थर्ड, कि जिन टेरिटरी को जीते, जिन एरिया को जीते, वही उन पावर्स के अगेंस्ट में लड़ने लगे अपने आप को नेशन बनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन ही बदल गई। लेकिन जो कोर नेशनलिज्म था वो क्या था कि चाहे कोई भी लड़े, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने आप को बनाया और चाहे जो है कि नेशन स्टेट जो है रूल कर रहे हो, चाहे यूरोपियन पावर कहीं रूल कर रही हो और वहाँ के लोग लड़ रहे हो, सबका मकसद था क्या, पर्पस क्या था, नेशन स्टेट फॉर्म करना। तो ये कोर था नेशनलिज्म का, क्या, टू फॉर्म नेशन स्टेट। तो ये टॉपिक नंबर 6 खत्म हो गया, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।